So today we are going to start the genetics, right? As you all know that genetics is very important topic and very important chapter, right? जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। जेनेटिक्स में से मोस्टली आपका हमने कल आपको बताया था जो उसका रेशो है नीट में वो बहुत ज़्यादा है। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को हमने मर्ज किया है। बायोटेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक्स के साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इन दोनों में से अप्रॉक्सीमेटली जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने क्वेश्चंस हैं आपको कल बताया था, बताइए। हाँ, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस, राइट। 13 to 14 क्वेश्चन का इसका रेशियो है जो आपका पूछा जाता है, जो बहुत ज्यादा है, राइट। तो जेनेटिक्स वाली आपकी जो यूनिट है, जेनेटिक्स वाली यूनिट में ही खुद से आपके कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? जेनेटिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सेकेंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी आपको डीएनए के बारे में, जेनेटिकल मटेरियल के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, आरएनए का स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, इसके बारे में स्टडी करना है। एंड द थर्ड चैप्टर इज ऑफ इवोल्यूशन। और थर्ड चैप्टर आपका कौन सा है? इवोल्यूशन है, जिसमें हमको क्या पढ़नी है? इवोल्यूशनरी थियरीज के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा हमने इसमें बायोटेक को मर्ज किया है। बायोटेक के अंदर आपके कितने चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी, वेरी गुड, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड चैप्टर ही बायोटेक में कौन सा है आपका? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये कितने चैप्टर हो गए? टोटल 5 चैप्टर हो गए हैं। और इन टोटल 5 चैप्टर्स में से आपका अप्रॉक्सीमेटली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कितना है? 14 to 15 रेशियो है नीट के एग्जाम में, राइट, विच इज अ वेरी वेरी, जो बहुत ज्यादा है, राइट। यानी इसका जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको हमें क्या करना है? बहुत ज्यादा इंटेंसिवली स्टडी करना है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जेनेटिक्स, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हम? प्रिंसिपल्स ऑफ inheritance and variations, right? चलिए, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स? दिस वर्ड इज comprise or originate from a Greek word। ये जेनेटिक वर्ड एक कहां से आया है आपका? ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जेन, राइट। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जेन विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू बिकम, राइट, और to grow, or growth we can say it as, right? So this is the origination of the word genetics from a Greek word gen, which means to become or to grow. That's why genetics can be defined as it is the science of, कहने की साइंस है ये, इट इज अ साइंस ऑफ टू कमिंग इनटू बीइंग्स, ठीक है। सो हियर genetics could be the science of to coming or converting into beings, right? इसका मतलब क्या हुआ? It is somewhere linked with the sexual reproduction. It is somewhere linked with the sexual reproduction, right? What does it means? It means in genetics we
understand the mechanism of transferring the characters from one generation to another generation, or we can say it as from parents to offsprings, right? And it could be only possible, और ये कब possible है? It should be only possible when there is a sexual reproduction. Sexual reproduction से ही ये possible है कि जो यानी आपका जो ट्रांसफर है कैरेक्टर का वो एक जनरेशन से कहाँ हो सके, दूसरी जनरेशन में हो सके, या पेरेंट से कहाँ हो सके, ऑफस्प्रिंग में हो सके, राइट? सो जनरेशन से जनरेशन के बीच में देयर इज अ लिंक, कुछ लिंक है जो कनेक्ट करता है काहे को, जनरेशंस को, राइट? एंड दैट कनेक्टिंग लिंक इज व्हाट, और वो कनेक्टिंग लिंक क्या है? विच कनेक्ट द जनरेशन, जो जनरेशंस को कनेक्ट करता है, वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, अनदर जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. दैट लिंक इज द gametes. Gametes are the link, right? तो gametes हमारे क्या है? वो लिंक है जो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को लिंक करते हैं, राइट? दिस डेफिनेशन, ये जो यहाँ पर हमने डेफिनेशन बताई है या डेफिनेशन जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द स्टडीज प्रायर टू द मेंडल्स, राइट? जेनेटिक जब आपकी स्टार्ट हुई एंड जब तक ये वर्ड भी नहीं आया था जेनेटिक्स, जेनेटिक्स वर्ड वाज प्रपोज्ड लेटर ऑन आफ्टर दिस साइंस वाज डेवलप्ड, राइट? जेनेटिक्स डेवलप हो चुकी थी, उसके बाद जेनेटिक्स वर्ड को क्या किया गया, प्रपोज किया गया विद द साइंटिस्ट, और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? बेटसन. इन द ईयर 1906, in the year 1906 बेटसन proposed the word genetics. इन्होंने टर्म दी थी genetics, right? और उसी के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई. जब तक we don't know what are gametes, we don't know what are chromosomes, we don't know what are genes, ठीक है? जेनेटिक्स में यानी जो मेंडल थे, ग्रेगर जोहान मेंडल, जिनको हम फादर मानते हैं जेनेटिक्स का, he does not have any idea of these things. उनको इन चीजों का कोई आइडिया नहीं था. But still, he says that there is something which is responsible for transferring the characters from parents to the offspring. उन्होंने बताया कि कुछ तो ऐसा है कि जो पेरेंट से किसके अंदर जाता है, ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है, और इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है दे आर लुकिंग लाइक देयर पेरेंट्स, और इसीलिए वो कैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, राइट? फॉर इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ह्यूमन बीइंग इज देयर, सो इट प्रोड्यूस द ह्यूमन बीइंग्स. समझ आ रही बात? इट इज इम्पॉसिबल दैट अ ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस अ डॉग और अ डॉग प्रोड्यूस अ ह्यूमन बीइंग. समझ आ रही है बात? यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन बीइंग को ही प्रोड्यूस करेगा, दैट इज देयर ओन काइंड, अपने जैसा. समझ आई बात? एंड डॉग प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, सो एवरीथिंग प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड्स. समझ आई बात? तो ऐसा कैसे पॉसिबल था? ऐसा इसलिए पॉसिबल था, देयर शुड बी सम इंफॉर्मेशन विच आर ट्रांसफर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, के कुछ तो ऐसा है जो एक जनरेशन से कहा जाता है दूसरे जनरेशन में जाता है, और वही रिस्पॉन्सिबल है काहे के लिए, सिमिलैरिटी के लिए, और वही रिस्पॉन्सिबल है काहे के लिए, डिसिमिलैरिटी के लिए. इवन दो वी आर ऑफ द सेम सिबल, अगर एक जैसे बहन भाई भी एक घर में है, स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फिर भी वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है. समझ आ रही है बात? तो यही पूरी साइंस जो डेवलप की वो किसने की थी, बताइए? हु वाज द पायोनियर और द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? इसमें एक बहुत बड़ा नाम हम पढ़ते हैं जिनका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल, राइट? ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स. ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, बट ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स
still he died with a painful condition. ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, लेकिन फिर भी ये जो उनकी यानी डेथ हुई है वो किसके साथ हुई है, एक दुख के साथ हुई है, बिकॉज इनके जीते जी ही डज नॉट रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के कई साल बाद, अप्रोक्सीमेटली आफ्टर द 16 years, 16 साल के बाद, देयर वर द टीम ऑफ साइंटिस्ट विच रीडिस्कवर्ड द वर्क ऑफ ग्रेगर जोहान मेंडल, एंड एट दैट टाइम ही वाज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्लियर होगी बात? सो ग्रेगर जोहान मेंडल वाज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, एंड he born on 22nd July 1822, right? So this is the birth date. He born on 22nd July 1822, and where he born? कहाँ born हुए थे? He born in a small village in a small village in a farmer family. एक फार्मर फैमिली में और एक छोटे से गांव के अंदर ये क्या हुए थे, पैदा हुए थे, राइट? एंड द नेम ऑफ दैट विलेज, और उस विलेज का नाम क्या था? दैट प्लेस इज फेमस with the name of Brunn in Austria, right? And this place now is present in where? Yes, Czechoslovakia, right? Here, so this place now is famous for Czechoslovakia, and in here there is a small village which is called as Brunn in Austria, right? So here he borns in a farmer family. तो यहाँ पर ये क्या हुए थे, एक फार्मर की फैमिली में born हुए थे. Then he started studies, इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, ठीक है, अपनी एजुकेशन ली अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, बट ड्यू टू पावर्टी की वजह से, ठीक है, इनकी जो स्टडीज थी वो बहुत ज्यादा हैम्पर्ड हुई, राइट? जो ये करना चाहते थे या पढ़ना चाहते थे, ठीक है, जितनी हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये वो नहीं कर सके, राइट? तो इन्होंने क्या किया, यानी इनकी जो स्टडीज थी बेसिकली वो कहाँ के ऊपर हुई? मैथमेटिक्स के ऊपर, नेचुरल साइंस के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, ठीक है, इन सब के ऊपर स्टडी करने के बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रीस्ट इन अ चर्च. तो इनको क्या कर लिया गया? He was appointed as a priest in a church. एक चर्च के अंदर इनको क्या कर लिया गया? एज अ प्रीस्ट अपॉइंट कर लिया गया, एज अ मॉन्क, राइट? एंड द चर्च वॉज इन द ब्रून ओनली, और चर्च भी वो कहां पर था? ब्रून में ही था, ऑस्ट्रिया में, राइट? एंड ही started teaching mathematics and natural science in a school at the same place, right? और वहीं पर ही इन्होंने क्या किया? पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. And what he teaches the mathematics and natural science, right? The name of the church is St. Thomas. In St. Thomas Church he was appointed as a monk. इनको एक priest और monk की तरह चर्च में क्या कर लिया गया था? अपॉइंट कर लिया गया, राइट? और वहां रहते रहते he was teached in a school, एक छोटे से स्कूल में ये पढ़ाते थे. क्या पढ़ाते थे? मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड फिजिक्स, राइट? ये इनके मेन क्या थे? सब्जेक्ट्स थे. क्लियर हो गई बात? So what happens there in the church? ठीक है, वहां चर्च में, in the church
देयर वर द गार्डन, वहां पर एक गार्डन था, बहुत बड़ा गार्डन था, जहां पर बहुत सारे क्या थे, पी प्लांट्स थे। देयर वर सो मेनी पी प्लांट्स वर देयर इन अ गार्डन, राइट। गार्डन के अंदर पी प्लांट्स थे जिनको हम गार्डन पी बोलते हैं। द साइंटिफिक नेम इज पाइसम सेटाइवम। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने क्या देखे, ही सॉ अ मेनी वेराइटीज एंड अ वेरी डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इनटू दीज पी प्लांट्स। उन पी प्लांट्स के अंदर इनको क्या दिखाई दिए, अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाई दिए। इन्होंने देखा कोई प्लांट बड़ा है, कोई प्लांट छोटा है, किसी के ऊपर व्हाइट फ्लावर है, किसी के ऊपर रेड फ्लावर है, किसी के ऊपर वायलेट फ्लावर है, किसी के ऊपर पर्पल फ्लावर है। ठीक है, कोई फ्लावर टॉप पर लगा है, कोई फ्लावर साइड में लगा हुआ है। तो ये सब जब इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे, सो ही डिसाइडेड टू वर्क ऑन द पी प्लांट। और इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, कुछ वर्क करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस हैपेंस, राइट। सो ही स्टार्टेड हिज वर्क ऑन द पाइसम सेटाइवम। और इन्होंने क्या किया, अपना जो वर्क था हाइब्रिडाइजेशन का, पी प्लांट के ऊपर क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एंड ही वर्क्स फॉर 9 years, राइट। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग ईयर दिए हैं। इन सम बुक्स इट इज मेंशन ही वर्क फॉर अ 6 year, in some book it is mentioned he works for a 7 years, and in some books it is mentioned he works for a 9 years, right। so ये आपको डिफरेंट आपको years मिलेंगे कि किसी बुक्स के अंदर आपको मिलेगा कि मुझे 6 साल के लिए वर्क किया, कहीं मिलेगा 7 और कहीं पर आपको 9 years। ठीक है, सो ही वर्क्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम ये बोल देते हैं कि एक बहुत लंबे टाइम के लिए उन्होंने क्या किया, वर्क किया पाइसम सेटाइवम पर। एंड ही कलेक्ट द सैम्पलिंग डेटा। और उन्होंने क्या कलेक्ट किया, एक सैम्पलिंग, लार्ज सैम्पलिंग डेटा कलेक्ट किया। बिकॉज ही वॉज अ मैथमेटिशियन, और ये एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, यानी ही इंट्रोड्यूस द मैथमेटिक्स इनटू बायोलॉजी। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who introduced the mathematics into the biology, जिन्होंने क्या कराया, मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन कराया था, कहां पर, बायोलॉजी में। because he was the mathematician, he was not a biologist. Gregor Johann Mendel is not a biologist, he is a mathematician, and he introduced the mathematics into the biology. He was the first scientist, right। तो इन्होंने पूरा जो डेटा सैम्पलिंग थी वो किस फॉर्म में की, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और स्टैटिस्टिकल वे में इन्होंने पूरा का पूरा डेटा को क्या किया, सैंपलाइज किया। क्लियर हो गई बात। सो he works for, हम लिखते हैं longer period of time। ठीक है, उस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आपके 6 years भी आ सकते हैं, 7 years भी आ सकते हैं और 9 years भी आ सकते हैं, राइट। एंड ही वर्क ऑन, कहां के ऊपर वर्क किया, गार्डन पी। What is the botanical name of garden pea? Pisum sativum, right? Underline it because it is the botanical name, right? So Pisum sativum is the garden pea and it's the material or the raw material for the experiment of Gregor Johann Mendel। और इन्होंने कौन से experiment perform किए, the experiment जो इन्हें perform किए थे that were called as hybridization experiments, hybridization experiments, right। तो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किए ऑन अ गार्डन पी पर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक डेटा बनाया, ठीक है, सैंपलाइज किया और पूरी थ्योरीज उन्होंने उसके बारे में लिखी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, when he published his work, जब पब्लिकेशन के यानी बात आई, he want to publish his research, so his work was not recognized। इनका जो वर्क था वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो सका। his work was remain unnoticed at that time। इनका जो वर्क था वो कैसा रह गया, unnoticed, ठीक है, पब्लिश नहीं हो सका, जिस लेवल पे उसको क्या होना था, पब्लिश होना था, ठीक है। साइंटिस्ट ने इनकी बात को क्या किया, रिग्रेट किया। व्हाई द साइंटिस्ट रिग्रेट, साइंटिस्ट ने इनकी बात को क्यों रिग्रेट किया था, साइंटिस्ट नहीं आते ना, वेरी गुड, बिकॉज ही वॉज अ प्रीस्ट, क्योंकि एक प्रीस्ट थे और साइंटिस्ट को ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई कि कोई प्रीस्ट आकर के हम लोगों को
बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को क्या करे, एक्सप्लेन करे। तो इसी वजह से इनका जो वर्क था वो बहुत अच्छे लेवल पर पब्लिश नहीं हो सका, राइट। सो देयर वर मेनी रीजंस, और भी बहुत सारे रीजंस थे कि जिनकी वजह से इनका जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हो सका। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से रीजंस थे, राइट। रीजंस फॉर, काहे के लिए देख रहे हैं, फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क और एक्सपेरिमेंट। चलिए, सो द फर्स्ट मेन रीजन, जो मेन रीजन था फर्स्ट, वो था his research was published in an obscure or obscure journal, right? What does this point mean? क्या मतलब है इस पॉइंट का? His research was published in an obscure journal. इनकी जो रिसर्च थी वो एक obscure journal के अंदर क्या हुई, पब्लिश हुई। When the research is published, जब कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च करता है, it should be published at a higher pace, ठीक है, वो एक हाई लेवल पे क्या होनी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए। उसका क्या यानी what is the importance of that? The importance of that is that if the research is published on a higher scale, right, so it should be reached to the ग्लोबली, वो ग्लोबली यानी क्या होगी, आपकी सर्कुलेट होगी, राइट, ज्यादा पीपल तक पहुंचेगी, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचेगी। जितने छोटे जर्नल में छपेगी उतने ही ज्यादा कम नंबर ऑफ पीपल तक। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो जर्नल है यहाँ पर, जो हमारा न्यूज़पेपर है, राइट, न्यूज़पेपर शुड बी एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, राइट। तो रिसर्च कैसे जाती है, पहले वो यानी पब्लिश होती है कहाँ पर, स्टेट लेवल पर, फिर वो पब्लिश होगी नेशनल लेवल पर, फिर वो पब्लिश होती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ग्रेगर जो है मेंडल की जो रिसर्च थी वो एक ऑब्सक्योर जर्नल के अंदर क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। ऑब्सक्योर जर्नल मींस व्हिच इज नॉट सो फेमस, जो बहुत फेमस नहीं था, ऐसे एक नॉर्मल सा जर्नल था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत सारे आते हैं, अगर हम बात करें अपने यहाँ के अच्छे जर्नल्स की, तो वो कौन से हैं, लाइक हिंदुस्तान टाइम्स, राइट, ये आपका अच्छा जर्नल है, राइट, दैनिक जागरण, अमर उजाला। इसके अलावा और जो आते हैं छोटे मोटे स्कर्ट बोलते हैं, विच आर नॉट सो कॉमन, जो ज्यादा कॉमन नहीं है, जिनको यानी पीपल नहीं जानते, ऐसे जर्नल में इनकी जो रिसर्च थी वो क्या हुई, पब्लिश हुई, और वो ज्यादा नंबर ऑफ पीपल तक नहीं पहुंच पाई। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा काहे के लिए, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क, कि इनका जो वर्क था वो क्या रह गया, अननोटिस्ड रह गया, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सका। नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज क्या थी, एट दैट टाइम, उस टाइम पर, एट दैट टाइम द साइंटिस्ट वर बिजी, उस टाइम पर जो साइंटिस्ट थे वो बिजी थे। काहे में बिजी थे, वेरी गुड, द साइंटिस्ट वर बिजी in Charles Darwin's theory। चार्ल्स डार्विन की थियरी, तभी डार्विन ने अपनी थियरी को प्रपोज किया था। कौन सी थियरी प्रपोज की गई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वेरी गुड। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को जो थियरी थी चार्ल्स डार्विन की, वो उन्होंने जब अपनी प्रपोज की थी, राइट। तो जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, वो सबका जो फोकस था वो चार्ल्स डार्विन की थियरी पर था। तो इनकी जो रिसर्च और इनका जो वर्क था उस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, राइट। नेक्स्ट, ध्यान ना देने की क्या वजह थी, ही वॉज अ प्रीस्ट, क्योंकि ये क्या थे, प्रीस्ट थे। ही वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, ये कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे। ही वॉज अ प्रीस्ट प्लस, और क्या थे, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। और साइंटिस्ट को ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई कि कोई मैथमेटिशियन या कोई चर्च का प्रीस्ट आकर के हम लोगों को क्या करे, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में समझाए या बताए। तो उन्होंने इसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान या तवज्जो नहीं दिया, और ग्रेकर जो मेंडल थे, इनका जो वर्क था वो कैसा रह गया, अननोटिस्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड ही रह गया। अच्छा, इन्होंने जो बात की थी
अपने रिजल्ट के बारे में। उस टाइम के एक बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक यानी लेटर भी लिखा, लेटर के थ्रू उनको समझाने की कोशिश की अपने वर्क को, यानी पर्सनल लेवल पे जैसे बंदा करता है भाई, जैसे सब उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो कोई एक तो उसको ऐसा नजर आता है कि इससे मैं बात करके देखता हूँ शायद ये मेरी बात सुन ले या मेरी बात को मान ले, राइट। तो इनको भी एक ऐसा ही बंदा नजर आया। अब इन्होंने क्या किया, नगेली, सुना होगा आपने इस साइंटिस्ट का नाम, बहुत फेमस साइंटिस्ट है नगेली, नहीं सुना आपने? नगेली साइंटिस्ट का नाम नहीं सुना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पढ़ी है क्या? सेल मेम्ब्रेन फिर भी नहीं पढ़ा है नाम? चलिए, तो नगेली उस टाइम के एक साइंटिस्ट थे। तो इनको यानी इनसे कांटेक्ट किया ग्रेगर जोहान मेंडल ने, ठीक है, और इनके सामने अपनी सारी इंटरप्रिटेशंस को रखा, सारे अपने रिजल्ट को इनके सामने रखा, लेकिन इन्होंने भी क्या कर दिया, रिग्रेट कर दिया, इनको भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, रीजंस थे जिनकी वजह से इनका जो वर्क था वो कैसा रह गया, अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया, इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सका एट दैट टाइम, जिस टाइम पर ये क्या थे, जिंदा थे। और उस वक्त जब इनको हर जगह से क्या मिली, रिग्रेट मिली, तो ये बिल्कुल क्या हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, ठीक है, अच्छे से, यानी इनको बहुत दुखी हुए और ये रिग्रेट हो गए, हर जगह से इनको रिग्रेट मिला। उसके बाद और भी रीजंस था, और क्या रीजन था, सबसे जो यानी कि आप कह सकते हैं मेन रीजन, द वर्क और डेटा, जितना भी डेटा था, जो वर्क था, जो सैंपल्स थे, द वर्क और डेटा एनालाइज्ड इन अ स्टैटिस्टिकल मैनर, उसको कहीं में डिजाइन किया गया था स्टैटिस्टिकल मैनर में और मैथमेटिकल मैनर में उसको अरेंज किया गया था, जो बायोलॉजिस्ट के दिमाग से बहुत दूर था, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो वर्क था, जो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, वो कैसा रह गया, अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, इन द ईयर 1884 he was died, और ग्रेगर जोहान मेंडल क्या हो गए, died, he died off, right। अब इनके मरने के बाद what will happens, अच्छा किया क्या ग्रेगर मेंडल ने, ग्रेगर जोहान मेंडल ने जितने भी अपने रिसर्च परफॉर्म किए थे, ऑल द रिसर्च, ऑल द एक्सपेरिमेंट, ऑल द डेटा, जितना भी इनका डेटा था वो सबका सब इन्होंने क्या किया, सिक्योर कर दिया, सेव कर दिया। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि उसको जला दिया मरने से पहले या कहीं दफना दिया या कहीं खत्म कर दिया, राइट, इन्होंने उसको सिक्योर कर दिया। ही सिक्योर ऑल हिज रिसर्च, सारी रिसर्च इन्होंने अपनी सिक्योर कर दी, राइट। एंड आफ्टर द 16 ईयर्स, 16 साल बाद इनकी डेथ के, इन द ईयर 1900 में what will happens, 3 scientists rediscovered Mendel's work, मेंडल के वर्क को उन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया, यानी जिस भी उस टाइम पे तो संदूक वगैरह होते हैं, बक्से वगैरह, उसमें ये रखे गए होंगे, उन्होंने खोला आके और इनकी रिसर्चेस को देखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, और इसको यानी कि रिकॉग्नाइज किया, वर्क को, मेंडल्स के वर्क को इन्होंने स्टडी किया और उसको रिकॉग्नाइज किया। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट थे, ये भी इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनके दिमाग में ऐसा ट्रिगर क्यों हुआ, ऐसा आइडिया क्यों आया कि हमें ग्रेगर जोहान मेंडल का ही वर्क स्टडी करना चाहिए, ऐसा कैसे हुआ, व्हाई द ट्रिगर, जब हालांकि साइंटिस्ट तो ये चाहता है कि मेरे पास मेरी अपनी खुद की थ्योरी हो, खुद की एक्सप्लेनेशन हो, राइट। तो ऐसा क्या हुआ इन तीनों साइंटिस्ट के साथ कि इन्होंने मेंडल्स के वर्क को रिडिस्कवर किया, व्हाट्स दैट हैपेंड टू देम, बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन द सेम टेक्निक or on the same experiments, they are working on the plant hybridization,
ये वर्क कर रहे थे कहाँ पर, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर। तो जब इन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन को वर्क किया और स्टार्ट किया कहाँ को इकट्ठा करना, डेटा सैम्पलिंग को एंड ऑल दैट, अपने वर्क को स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं इनको क्या मिला, ऑब्सकर्ट जर्नल से ग्रेगर जोहान मेंडल का पेपर भी मिल गया, राइट। इन्होंने उसको भी रीड आउट किया क्योंकि पेपर तो छपा ही था ना, चाहे वो ऑक्सफोर्ड जर्नल में छपा था, रिसर्च तो पब्लिश हुई थी, राइट, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड जर्नल में हुई थी, तो वो इनके सामने आई। दे वर वर्किंग ऑन अ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, तो इन्होंने सोचा क्यों ना उठा के देखा जाए व्हाट इट इज, कि ये है क्या, राइट। तो वहीं से ही देयर वर 3 साइंटिस्ट, उन 3 साइंटिस्ट ने दोबारा से मेंडल्स के वर्क को क्या किया, स्टडी किया और उसको रीडिस्कवर किया एंड केम हिज वर्क इनटू द लाइट, और इसके वर्क को कहां में लेके आए, लाइट। क्लियर हो गई बात। देयर वर 3 साइंटिस्ट। सबसे पहले साइंटिस्ट कहां से बिलोंग करते हैं, हॉलैंड से। नेक्स्ट फ्रॉम जर्मनी and one scientist from the same village, right, Austria. From Holland, the scientist is Hugo de Valles. He was the scientist. From Germany, Germany से कौन थे, Karl Correns. And from Austria, Schermack was the scientist. So there were 3 scientists who rediscovered the Mendel's work, जिन्होंने मेंडल्स वर्क को 1900 में क्या किया, दोबारा से रीडिस्कवर किया और उसको पब्लिश किया एंड केम दैट वर्क इनटू द लाइट। क्लियर। दे republished the Mendel's work and they amaze। और जब इन्होंने मेंडल की थ्योरीज को देखा और उसको मेंडल के वर्क को इन्होंने एनालाइज किया, स्टडी किया, दे अमेज। ये क्या हो गया, उसको देख के अमेज, चौंक गए देख के। इट वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, राइट। वो बहुत सरप्राइजिंग था और बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। यानी इन्होंने देखा कि एक बंदा जिसको कोई आइडिया नहीं है कि मतलब व्हाट इज दैट थिंग, तो इन्होंने एक आइडिया दिया कि देयर शुड बी समथिंग। इन्होंने एक वर्ड यूज किया, राइट, उसको हम रीजन फॉर नॉन रिकॉग्निशन में लिख देते हैं, राइट। ही यूज द वर्ड फैक्टर। इन्होंने एक वर्ड यूज किया फैक्टर। इनको कोई वर्ड तो इनको मिला नहीं जिससे बता पाते कि इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, राइट, कि इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस तो उन्होंने बताया कि हो रहा है, देयर शुड बी समथिंग, लेकिन इनको नहीं पता था कि वो एक्चुअल में क्या चीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जा रही है। जीन्स का उनको कोई आइडिया नहीं था, तो उन्होंने उस जगह क्या यूज किया, वर्ड फैक्टर यूज किया। इन्होंने कहा देयर शुड बी सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्लियर हो गई बात। सो दीज फैक्टर शुड बी डिस्क्रीट यूनिट्स। तो ये क्या थी, discrete units। discrete unit means which cannot be understandable, जिनको समझना मुश्किल था। यानी ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस उस टाइम लगी, क्योंकि nobody sees the genes, राइट, कोई जीन्स का आइडिया नहीं था। nobody sees the chromosome, कोई क्रोमोसोम का आइडिया नहीं था। nobody knows about the genetic material, जेनेटिक मटेरियल का कोई आइडिया नहीं था, राइट। तो ये सिर्फ क्या लगी साइंटिस्ट को, एक हाइपोथेसिस लगी। तो फैक्टर्स क्या प्रूव हुई, डिस्क्रीट यूनिट्स प्रूव हुई। इसीलिए ये भी एक ड्रॉबैक था मेंडल्स के वर्क के पीछे, राइट, कि इनका वर्क क्या नहीं हो सका, रिकॉग्नाइज नहीं हो सका। क्लियर हो गई बात। लेकिन ये साइंटिस्ट अमेज हुए कि बिना पता लगाए, बिना जाने, विदाउट एनी डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, जीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल, कोई इतना श्योर कैसे हो सकता है अपने एक्सपेरिमेंट में कि उसने बिल्कुल श्योरिटी के साथ पूरा स्टैटिस्टिकल एक डाटा सैंपल और सारा प्रिंसिपल एंड लॉ सब कुछ उसने लिख दिया सिर्फ एक हाइपोथेसिस के ऊपर कि देयर शुड बी समथिंग व्हिच कैरीज फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग और जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्लियर हो गई बात। फिर इन्होंने क्या किया, इनके वर्क को रिडिस्कवर किया और दोबारा से मेंडल का जितना भी वर्क था वो एक पूरा एनालाइज्ड वे में इन्होंने क्या किया, उसको हम सबके सामने रिप्रेजेंट किया। क्लियर हो गई बात या नहीं, पक्का, श्योर।
चलिए, तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द थिंग्स, वो क्या चीजें थी। अब जिससे यानी इन तीनों ने जब उसको स्टडी किया, व्हाट आर द थिंग्स, वो क्या चीजें थी जिनसे मेंडल के वर्क को क्या मिली, सक्सेस मिली। समझ आई बात? मेंडल के वर्क को क्या मिली, सक्सेस मिली। एंड ही वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उनके मरने के बाद उनको क्या बोला गया, जेनेटिक्स का फादर बोला गया। समझ आ गई बात? चलिए देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीजें थी। चलिए, रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस, मेंडल की सक्सेस जो मिली मेंडल्स के वर्क को, उसके पीछे क्या रीजंस थे, राइट? सो द फर्स्ट रीजन, सबसे पहला जो रीजन था वो क्या था, लार्ज सैंपल साइज। क्या था? लार्ज सैम्पलिंग साइज। क्या मतलब है इसका, लार्ज सैम्पलिंग साइज का? व्हाट डज इट मीन? सपोज you are sitting here 1 2 3 4 5 6 7 8, right? You are 8 students sitting here, right? अब अगर मैं कहूँ कि आप 8 स्टूडेंट का, आपको मैंने क्या किया, यानी डेटा कलेक्ट किया, और आपकी 8 की जो आईज मुझे मिली वो क्या मिली, ब्लू मिली, राइट? तो मैं सर, यानी मेरे पास अभी जो डेटा है इट वॉज टू शॉर्ट। 8 पीपल आर वेरी, यानी जो 8 जो नंबर, यानी आप जो लोग हैं, दिस डेटा इज टू शॉर्ट टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। मैं इससे रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर सकता कि ब्लू कलर इज द डोमिनेंट ट्रेट ओवर ऑल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन में, ठीक है? सो डेटा शुड बी कलेक्टेड, डेटा जब भी, यानी जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, इट शुड बी ऑफ लार्ज साइज, वो बहुत लार्ज साइज है, यानी मिलियन और बिलियंस में। जब हम जाके क्या करते हैं, एक पूरा सर्वे करते हैं, उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है, तब जाकर हम क्या दे सकते हैं, एक कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है? यानी स्मॉल सैम्पलिंग साइज पर हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। वी डज नॉट गिव एनी कंक्लूजन ऑन अ स्मॉल सैम्पलिंग साइज। तो इनके पास क्या थे, लार्ज सैम्पलिंग साइज। इनका जो सैंपल, यानी सैंपल्स का जो कलेक्शन था, इट वॉज वेरी वेरी लार्ज। क्यों था वो लार्ज? वाई इज इट लार्ज? बिकॉज ही वर्क्स फॉर अ ईयर्स, he worked for a years, 6 years, 7 years और 9 years, एक बहुत लंबा पीरियड इन्होंने क्या किया, सैंपल को इकट्ठा करने में लगा दिया। तो उनके पास एक बहुत बड़ा लार्ज क्या था, सैंपल साइज था। तो इसी वजह से क्या हुआ, इनके वर्क को सक्सेस मिली कि यस, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। व्हाट शुड बी द डोमिनेंट ट्रेट एंड व्हाट शुड बी द रिसेसिव ट्रेट आफ्टर कलेक्टिंग अ लार्ज सैंपल साइज। एक बहुत लार्ज सैंपल साइज को इन्होंने लेने के बाद में क्या किया, अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट किया। ऐसे ही उसको इंटरप्रेट नहीं किया गया, राइट? नेक्स्ट क्या रीजन था? नेक्स्ट रीजन, डेटा, जितना भी डेटा था, ठीक है, डेटा एनालाइज्ड in a very systematic manner। जो डेटा था उसको क्या किया गया, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर में, एक प्रॉपर मैथमेटिकल सीक्वेंस में क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। इसी वजह से ये भी एक रीजन रहा, काहे के लिए, सक्सेस के लिए, राइट? नेक्स्ट क्या था, सिलेक्शन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सिलेक्शन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इन्होंने क्या किया, जो कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे वो कैसे थे, दे वर प्रेजेंट इन अ कंट्रास्ट फॉर्म। It means there is no confusion between the characters which he chose। जो कैरेक्टर उन्होंने चूज किए थे
उनमें कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं था. He does not use the terminology which confuse the person, जो पब्लिक को क्या करे, कंफ्यूज करे, एम्बिगुअस पैदा करे. ऐसा इन्होंने कोई भी टर्म या कोई भी कैरेक्टर यानी अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उनके अंदर यूज नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, इफ ही टेक्स द कैरेक्टर हाइट, सपोज उन्होंने कैरेक्टर लिया कहाँ का, हाइट, राइट. So for the character of height, he does not take the word tall or taller, right? Instead of using the word taller, he used the word tall and dwarf. It means the short, right? Because there is no confusion. Short is short for everybody and tall is tall for everybody. But tall and taller, it should be different, right? It should be dependent on the perception of the people. ये हमारे perception के ऊपर depend करता है, ठीक है. किसी के लिए कितना taller हो सकता है, किसी के लिए कोई tall हो सकता है, right? यानी it should be confused. यहाँ पर बंदा क्या हो सकता था, tall and taller में confused. So ambiguity को remove करने के लिए simply he used tall and short. Because tall is tall for everybody and short is short for everybody. So there is no confusion. So he chose such contrasting character which are free from any confusion or any ambiguity, right? So there are total 7 such contrasting character which were chosen by Gregor Johann Mendel, right? There are 7 contrasting characters. कितने characters थे? 7 contrasting characters. चलिए देखते हैं कौन कौन से 7 contrasting characters थे, ठीक है, which was chosen by Mendel. Number 1 is stem height. Number 2, flower color. Flower color. Next, flower position. Very good. Or pod shape and pod color, seed shape and seed color. So in all these 7 contrasting characters, one character is act as a dominant character and one character is act as a recessive character, right? Dominant character is that character which suppressed the recessive one, right? So one character is dominant and another one is recessive. Okay, what is the difference between the character and trait? Character और trait में क्या difference है? What is the difference between character and trait? They are same or they are differ? Yes, Abuzar. Character and trait, they both the word are same or they differ from each other? Yes, they are different. Character actually are the specific terms. These are the characters, right? And these characters may be present in its dominant trait or in its recessive trait, right? So tall and dwarf, they were the trait of the character height, right? So these are the characters and these are the traits. It means these are the alternative form of characters. Characters की alternative form को हम क्या बोलते हैं? Trait बोलते हैं. Trait, one trait is dominant and one trait is recessive. एक trait हमारे पास dominant होगा और एक trait हमारे पास कैसा होगा? Recessive होगा. So for the height, he take or he choose
dominant is tall, right, and recessive character is short or dwarf, right? Next, flower color. If you're talking about the flower color, it should again given the different color in a different books. हर बुक के अंदर यहाँ पे different color use किया है flower के लिए. It should be red, it should be purple, and it should be violet, right? But recessive is only one, that is white. और recessive में हमने क्या use किया है? White. Flower position, flower should be present on axillary, right? Axillary flower means the position should be like this is the stem and the flower are attached here. This is the axial position of the flower, right? So this is the dominant condition, right? And here terminal. Recessive condition में कैसा होगा flower? Terminal, which is found at the top. This is the terminal position, right? So terminal position of the flower is recessive and this position is dominant. Clear हो गई बात? Next, pod shape, right? It should be inflated, right? Or it should be constricted. What is pod? Jinesh, pod क्या होता है? pod ये contrasting characters कहाँ से choose किए थे? From pea plant, right? So what is pod? Very good. Pod is the complete that twig in which the all the pea जिसके अंदर pea seeds present होते हैं, right? This is the pod actually. ये हमारा pod होता है, right? This is the pod in which there is a pea seeds are found, right? This is the pod. So it should be of dominant or it should be recessive. In dominant it is inflated. Inflated means when it is found like this. This is the inflated pods, right? And if we're talking about the constricted pod, the constricted pod is somewhat like this, right? This is the constricted pod, right? And this is the dominant pod or inflated pod. Next, we are talking about the pod color. बताइए pod color. Pod color. Very good. The dominant color is green. Green color is dominant and yellow color is recessive. Next, seed shape. It may be round for dominant and it may be wrinkled for recessive. Clear हो गई बात? Next, we have a seed color. Seed color is, here we have a yellow for dominant and green for recessive. Clear? So these are the 7 contrasting characters which choose by Gregor Johann Mendel, right? चलिए, एक साइंटिस्ट थे. There were one scientist later on, S. Blixt. पोस्ट करो वीडियो. So there is a scientist X. Blixt. X. Blixt ने बाद में क्या बताया था? X. Blixt ने बताया था that these genes or these alleles or these traits where or which number of chromosome they should be found. ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पर ये आपकी जो कैरेक्टर का जीन है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है. So it should be found on chromosome number 1, chromosome number 4, chromosome number 5 and chromosome number 7, right? So these are the 4 chromosomes where these genes are found. जहां पर ये genes क्या करते हैं? हमारे मिलते हैं. क्लियर हो गई बात?
चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा Why? What are the reasons behind selecting the Pisum sativum? ग्रेगर जोहन मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया था पाइसम सटाइवम को? दिस वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर?